हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के एक विषय खनिज आधारित उद्योग की। खनिज आधारित उद्योग लोहा और इस्पात उद्योग से संबंधित है। लोहा और इस्पात उद्योग बुनियादी उद्योग हैं, क्योंकि अन्य सभी उद्योग भारी, माध्यम और हल्के अपनी मशीनरी के लिए इस पर निर्भर हैं। जो ये खनिज आधारित उद्योग है, यह क्या है, सभी उद्योगों को जो मशीनरी है और अपने उपकरण है वह मुहैया करवाता है। यह एक आधारभूत उद्योग जिसे कहते हैं वह है। और जो सभी उद्योग हैं इसी उद्योगों पर निर्भर हैं अपनी मशीनरी और अपनी उपकरणों के लिए। और विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोनिक और वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए स्टील की आवश्यकता होती है। और स्टील के उत्पादन और खपत को अक्सर देश के विकास के सूचकांक के रूप में माना जाता है। अब जो स्टील है, अगर स्टील का विकास होगा तो देश का भी विकास होगा। कैसे? अगर स्टील का विकास होगा तो हमारे जो इंजीनियरिंग के सामान हैं, जो हमारे अभियंता उपयोग करते हैं, हमारे जो सामान उनका निर्माण किया जा सकता है। और जो निर्माण सामग्रियां हैं, अब जो जिनसे निर्माण किया जा रहा है उनके लिए भी तो कोई मशीन, कोई उपकरण की आवश्यकता होती है। तो उन उपकरणों और उन मशीनों की जो निर्माण है वह स्टील से या लोहे से तो ही होना है। तो उसको प्राप्त कराने का काम यह उद्योग करता है। और जो रक्षा, चिकित्सा और टेलीफोनिक और वैज्ञानिक उपकरण हैं, इन सबको भी इसी एक आधारभूत उद्योग से प्राप्त किया जाता है। तो इसीलिए जो उद्योग है यह लौह उद्योग और खनिज आधारित उद्योग है, यह क्या है, देश की विकास की रीढ़ की हड्डी है। और एक तरह से देश का विकास का स्वरूप है। स्टील के उत्पादन और खपत को अक्सर देश के विकास के सूचकांक के रूप में जाना जाता है, इसीलिए। और लोहा और इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि सभी कच्चे माल के साथ साथ तैयार माल भारी परिवहन लागत की वजह से भारी है। अब जो लोहा और इस्पात उद्योग है यह क्या है, एक भारी उद्योग है। क्यों? क्योंकि जो इसका कच्चा माल है वह भी एक भारी है और भारी परिवहन है इसका, और जो उत्पादन है और जो तैयार माल है वह भी भारी है। इसीलिए इसे एक भारी उद्योग की कैटेगरी और या श्रेणी में रखा जाता है। लोहा अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर की आवश्यकता 2:4:2:1 के अनुपात में होती है। तो जो लोहा अयस्क है उसमें क्या होता है, कोकिंग, कोल, चूना। लोहा अयस्क, कोकिंग और चूना पत्थर, यह 4:2:1 के उसमें प्रतिशत में होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इस्पात निर्माण प्रक्रिया क्या है। जो इस्पात बनता है उसकी क्या प्रक्रिया है निर्माण करने की। तो सबसे पहले कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन। जो कच्चा माल है उसको कारखानों तक पहुंचाया जाता है। अब कोई भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का निर्माण करना है तो उसमें कच्चे माल के रूप में किसी चीज़ को तो उपयोग में लाना होगा। तो जो लौह इस्पात उद्योग है उसमें कच्चा माल जो है लौह, उसको हम पहुंचाते हैं कारखानों तक। और झोंकदार भट्टी, अब एक झोंकदार भट्टी यानी कि तपती हुई और जिसको बहुत ही अधिक हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है, उसमें लौह अयस्क का उसको गलाया जाता है, लौह अयस्कों को। और चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है। चूना पत्थर भी उसमें कुछ मात्रा में मिलाया जाता है। और धातु का मैल हटाया जाता है। अब चूना क्यों मिलाया जाता है? चूना क्या है, एक मैल को काट देता है, जो भी गंदगी होती है उसको साफ़ कर देता है। तो इसलिए इसमें चूना मिलाया जाता है ताकि उसकी गंदगी को दूर किया जा सके। धातु का मैल हटाया जाता है और अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने पढ़ा ना ऊपर 4:2:1 जो उपयोग है एक लौह इस्पात बनाने का, वो किस किस का है, कितना प्रतिशत, कितना योगदान है। तो 4 अनुपात में क्या होगा, हमारे पास कच्चा माल होगा। 2 अनुपात में हमारे पास क्या होगा,
जो हमारे पास कोयला है वो होगा ईंधन के रूप में, और 1 अनुपात में जो उसको साफ़ करने की सामग्री है चूना पत्थर, ये उस इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद ढलवा लोहा। अब ढलवा लोहा मतलब कि हम लोहे की बड़ी बड़ी एक सिल्ली जैसे कह लें, उस तरह का एक बना के हमें छोड़ दिया जाता है। फिर उसके आगे हमें जो उपकरण बनाने होंगे हम उसका उपयोग करेंगे उस शुद्ध लोहे का। तो जो एक ढलवा लोहा एक तरह से पहले प्राथमिक रूप से और शुरुआती चरण में तैयार किया जाता है। तो तरल पदार्थ को ढांचों में ढाला जाता है जिससे ढलवा लोहा तैयार हो जाता है। अब एक एक ढांचे होते हैं, एक एक बॉक्स होते हैं, उसमें उस तरल लोहे को हम डाल देते हैं और फिर हम इस तरह से ढलवा लोहा तैयार कर लेते हैं। अब ढलवा लोहा के बाद अगला चरण जो है इस्पात बनाना। अब इस्पात बनाने का जो चरण है, ढलवा लोहे को पुनः क्या है गलाकर ऑक्सीकरण और द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज निकाल और क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। जो ढलवा लोहा होता है उसको अब अगला चरण उस शुद्ध करने का क्या है कि ऑक्सीकरण किया जाता है उसमें, और उसके द्वारा अशुद्धता को हटा दिया जाता है और मैग्नीज जो है वो निकल और क्रोमियम मिलाकर उसे और भी शुद्ध बनाया जाता है। अब धातु को आकार देना। अब हम इस तैयार माल को अलग अलग आकार में ढलाई करते हैं इनकी, तो इनकी रोलिंग और प्रेसिंग्स और ढलाई इनकी की जाती है। स्टील को सख्त करने के लिए कुछ मात्रा में मैग्नीज की जो आवश्यकता होती है। जो स्टील है अपने शुद्ध रूप में बेहद नरम होता है, तो उसको और अधिक सख्त बनाने के लिए हम किसका मैग्नीज का उपयोग करते हैं। लोहा और इस्पात उद्योग छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में और उसके आसपास के क्षेत्रों में केंद्रित है। तो यहाँ खनन किए जाने वाले लौह अयस्क की क्या है कम लागत है। जो छोटा नागपुर में जो क्षेत्र है लौह इस्पात खनन का, यहाँ पर जो लागत है खनन करने की वह कम है और उच्च ग्रेड कच्चे माल के पास निकटता है। अब जो कच्चा माल है उसके पास जो निकटता है उसकी है और सस्ता श्रम भी उपलब्ध है। घरेलू बाज़ार में विकास की अपार संभावनाएं हैं। अब जो जहाँ पर इसकी फैक्ट्रियाँ लगी हैं, जहाँ पर इसका निर्माण हो रहा है, वहीं उसके आसपास ही एक तरह का बड़ा घरेलू विकास बाज़ार का विकास हुआ है और वहाँ पर उपभोग अधिक है। तो हमें बाज़ार की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और उनके वितरण के लिए कुशल परिवहन नेटवर्क। अब जो उनको कच्चे माल या तैयार माल को ले जाने के लिए एक परिवहन की जो अच्छी व्यवस्था है उसका नेटवर्क जाल है। और बिजली की उपलब्धता, क्योंकि इस क्षेत्र में कई ताप और जल विद्युत संयंत्र हैं और उदारीकरण और FDI। अब हमें ईंधन की जो है उसकी भी चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि जो बिजली के बहुत सारे कारखाने हैं वह भी यहाँ पर निकटता में हमें और नज़दीक मिल जाते हैं। अब हम एल्युमिनियम गलाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो एल्युमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया। अब जो एल्युमिनियम है उसका किस तरह से निर्माण किया जाता है, क्या क्या उसके चरण हैं, उसको कच्चा माल से तैयार माल तक पहुंचाने का, उसको हम जानेंगे। तो क्रोलाइट एक पिघला धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। जो क्रोलाइट है वो क्या इलेक्ट्रोलाइट्स का काम करता है। एल्युमिनियम प्रागलन और एल्युमिनियम प्रागलक विद्युत क्या कितनी विद्युत लगती है 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क पर। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स और कायोलाइट के माध्यम से क्या है एल्युमिनियम का प्रगलन किया जाता है, नहीं उसको पिघलाया जाता है। तो उसको 1 टन पिघलाने के लिए कितनी ऊर्जा लगती है, कितना बिजली लगती है, तो 18,600 किलोवाट बिजली प्रति टन। और 1 टन में 10 क्विंटल और 1 क्विंटल में 100 किलो भार होता है। तो उसके बाद जो अगला चरण है
तो यहाँ पर ये सबसे आखिरी चरण है जब एल्युमिनियम को पिघलाया जाता है। उससे पहले हम एल्युमिनियम का क्या एक प्राथमिक रूप या कच्चा रूप हम देखते हैं, क्या है, बॉक्साइट है। एल्युमिनियम का कच्चा रूप क्या है, बॉक्साइट है। तो कच्चा माल क्या है, बॉक्साइट है, जिसे खनन कर निकाला जाता है और फिर उसका परिवहन रेल या समुद्र मार्ग के जहाज़ों द्वारा किया जाता है। और फिर उसके बाद एल्युमिनियम बॉक्साइट दहन और एल्युमिनियम घुलन, एल्युमिनियम शोधनशाला। अब एल्युमिनियम जो बॉक्साइट है उसको पिघलाया जाता है, पिघलाकर तो एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है और एल्युमिनियम को शुद्ध किया जाता है और उसे साफ़ किया जाता है, अशुद्धियों को निकाला जाता है। अब उसका क्या है, प्रागलक स्थल तक भारी अयस्क तक का पहुंचना। अब जहां एल्युमिनियम को बॉक्साइट को पिघलाकर एल्युमिनियम प्राप्त किया जाएगा वहां तक उसको पहुंचाया जाता है और शोधशाला के कैल्शियम युक्त प्रोटोलियम्स कोक और कोयला का खान से पिच किया जाता है। अब उसके बाद जो ये प्रक्रिया आती है, एल्युमिनियम को फिर इन तीनों प्रक्रियाओं के बाद एल्युमिनियम को फिर पिघलाया जाता है और फिर एल्युमिनियम हमें शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। अब कोई भी जो धातु है वह जो खनन कर निकाली जाती है तो वह कभी भी शुद्ध रूप में नहीं होती है, सिवाय कुछ धातुओं को छोड़कर, जैसे कि सोना हो गया। लेकिन बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जो कई अशुद्धियों के साथ हमें खनन कर प्राप्त होती हैं, तो उन्हें हम साफ़ करते हैं, उन्हें शुद्ध किया जाता है, तभी हमें वह उपयोग करने लायक बन पाती हैं। तो एल्युमिनियम जो है गलाना भारत में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। जो एल्युमिनियम का एक गलने का जो उद्योग है, गलाने का उद्योग है, यह दूसरा सबसे बड़ा धातु जो से संबंधित उद्योग हैं उनसे संबंधित उद्योग है, दूसरा सबसे बड़ा। और बॉक्साइट प्रगलकों में प्रयुक्त कच्चा माल एक बहुत भारी गहरे लाल रंग की चट्टान है और यह हल्का, जंग के लिए प्रतिरोधी और गर्मी का अच्छा संवाहक निंदनीय है और अन्य धातुओं के साथ मिश्रित होने पर मजबूत हो जाता है। अब यहाँ पर हमें एल्युमिनियम की जो विशेषता है वो देखने को मिलती है कि जो एल्युमिनियम क्या है, बॉक्साइट को हम गलाकर प्राप्त करते हैं और यह क्या गहरे, बहुत भारी गहरे लाल रंग की चट्टान है, क्या, बॉक्साइट है, और यह हल्का, जंग के लिए प्रतिरोधी है और गर्म का अच्छा वाहक, संवहनीय वाहक है। और क्या है, यह हल्का है, हल्का एल्युमिनियम हल्का होता है मुकाबले लोहे के, और यह क्या, जंग प्रतिरोधी, यानी कि इसमें जंग नहीं लगती है, जंग नहीं लगने देता है यहाँ अगर किसी के साथ मिलाया भी जाए तो। और गर्म का, इसे जो ताप है वह अच्छे से पहुँच सकती है, यानी तभी तो हम देखते हैं कि जो बिजली के उपकरण हैं उसमें एल्युमिनियम अगर है तो अच्छा होता है। लेकिन एल्युमिनियम हम क्यों उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम काफ़ी महंगा है, इसलिए हम तांबे का उपयोग करते हैं। तो और इसका क्या है अन्य धातुओं के साथ इसे मिलाया जाता है, जिससे क्या है वह धातुएं और भी मजबूत हो जाती हैं। तो यह एल्युमिनियम को हम मिश्र धातु भी बना सकते हैं अन्य धातुओं के साथ मिश्रण कर। तो इसका उपयोग विमान, बर्तन और तार बनाने के लिए किया जाता है। अब जो एल्युमिनियम है हल्का होने के कारण क्या है, विमानों में भी इसका निर्माण किया जाता है ताकि हम विमानों का जो भार है कम से कम हल्का और कर सकें। तो उसके लिए क्या है, एल्युमिनियम का निर्माण विमान का निर्माण करने के लिए एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। और हम देखते हैं कि एल्युमिनियम के बर्तन और एल्युमिनियम की बिजली के उपकरण और तार भी हमें देखने को मिल जाते हैं। और इसने कई उद्योगों में स्टील, तांबा और जस्ता और शीशा के विकल्प के रूप में लोकप्रियता हासिल की है। अब जो एल्युमिनियम है वह किसका विकल्प है, स्टील, तांबा और जस्ता, शीशा का एक अच्छा विकल्प है, उसके रूप में एक उभरा है यह। और बिजली की नियमित आपूर्ति और न्यूनतम लागत पर कच्चे माल का एक सुनिश्चित स्रोत उद्योग के स्थान के लिए दो प्रमुख कारक हैं। और एल्युमिनियम अभिलक्षण
अब एल्युमिनियम का एक लक्षण क्या है, यह विशेषता या लक्षण क्या है? तो यह एक हल्की धातु है, जंग के लिए प्रतिरोधी यानी जंग नहीं लगती है, और गर्मी का अच्छा वाहक है, यानी इससे होकर गर्मी या ऊष्मा बहुत ही तेज़ी से और बहुत अच्छी तरह से बिना किसी रोध प्रतिरोध के आसानी से पहुंच जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और यह निंदनीय यह है और अन्य धातुओं के साथ मिश्रित होने पर मजबूत हो जाता है। अब इसको हम अगर किसी अन्य धातु के साथ मिलाते हैं तो यह उस धातु को और मजबूत बना देता है। और एल्युमिनियम के उपयोग क्या क्या हैं उसको हम जानेंगे। तो इसका उपयोग विमानों के निर्माण के लिए किया जाता है, और इसका उपयोग बर्तन और पैकिंग सामग्री बनाने के लिए भी किया जाता है। अब हमने पढ़ा कि इसका हल्का होने के कारण इसका उपयोग विमान निर्माण में और बर्तन निर्माण में किया जाता है। और अब तो बहुत सी पैकेजिंग हैं, जैसे फूड पैकेजिंग हुई, तो उसके लिए भी एल्युमिनियम पैकिंग करने का एक अच्छा माध्यम है, जिसमें हम खाने को ताज़ा और गर्म रख सकते हैं। हम देखते हैं कि रोटियां हमारी पैक करने के लिए और अन्य जो पहले से ही पैक हमारे खाद्य पदार्थ हैं उसके उस बॉक्स के अंदर एक एल्युमिनियम की परत लगी होती है, ताकि उस खाने को एक पात्र और रिसाव से बचाया जा सके और उस तरह से उस भोजन को सुरक्षित बनाया जा सके, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। और रासायनिक उद्योग, अब हम पढ़ेंगे कि रासायनिक उद्योग कौन से हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज़, तो रासायनिक उद्योग में एक बड़े और छोटे पैमाने के निर्माण इकाइयाँ शामिल हैं। इसमें क्या है, बड़े से लेकर छोटे तक की जो निर्माण इकाइयाँ या निर्माण उद्योग हैं वह शामिल हैं। अकार्बनिक और जैविक दोनों क्षेत्रों में जाती हैं और विकास दर्ज किया जाता है। अब जो रासायनिक उद्योग है इसमें क्या हम अकार्बनिक और जैविक दोनों ही हम तरह से इनको विभाजित कर सकते हैं। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक और एसिड यानी कि उर्वरक और सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक और चिपकने वाले और पेंट रंग सामग्री के निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। यह सारे जो काम हैं जो पेंट रंग और सामग्री, बहुत से जो अकार्बनिक उद्योग हैं वह इससे संबंधित हैं। और नाइट्रिक एसिड्स और क्षार, ऐश और कास्टिक सोडा इसमें शामिल है। कार्बनिक रसायनों में पेट्रोमिक्स शामिल हैं, जिनका उपयोग सिंथेटिक फाइबर्स और सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक और डाई सामान और दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स के निर्माण के लिए किया जाता है। अब रासायनिक उद्योग इसका अपना सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अब जो इस इंडस्ट्री का, इस उद्योग का जो उपभोक्ता कौन है, आम लोग अधिक से अधिक ऐसी सामग्री तो खरीदते नहीं हैं, तो जो रासायनिक उद्योग है वह इसका सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो और बुनियादी रसायन अन्य रसायनों का उत्पादन करने के लिए प्रसंस्करण से गुजरते हैं। अब कुछ बुनियादी उद्योग होते हैं रासायनिक के और कुछ बड़े होते हैं। तो जो बुनियादी होते हैं वो इस तरह के कच्चे माल को तैयार करते हैं इन उद्योगों में, और जो बड़े उद्योग होते हैं वो उस कच्चे माल से अन्य उपयोगी सामग्री को बाज़ारों तक पहुंचाने के लिए निर्माण करते हैं। तो जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोगों या कृषि या सीधे उपभोक्ता बाज़ारों के लिए किया जाता है। तो उर्वरक उद्योग जो है नाइट्रोजन उर्वरकों और मुख्य रूप से यूरिया, जो कृषि में उपयोग की जाने वाली खाद्य है उसको, और फास्फेट उर्वरकों और अमोनिया जो है फास्फेट, और या जिसे हम DAP और जटिल उर्वरकों के उत्पादन के आसपास केंद्रित होते हैं, जिनमें क्या है नाइट्रोजन यानी कि N फास्फेट्स और TP और पोटास K यानी कि K का संयोजन होता है। और गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल उर्वरक उत्पादन में आधे का योगदान करते हैं। यानी जितना योगदान भारत में होता है उसका कुल का आधा केवल गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पंजाब, केरला ही कर देते हैं।
अब हम पढ़ेंगे सीमेंट उद्योग के बारे में। जो सीमेंट निर्माण और गतिविधियां जैसे घरों, कारखानों, पुलों और हवाई जहाज़ों, अड्डों और बांधों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के निर्माण के लिए आवश्यक है। जो सीमेंट है इन सभी में काम आता है, इन सभी के निर्माण में आवश्यक है। और इस उद्योग को चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम जैसे भारी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। अब जो सीमेंट उद्योग है उसके निर्माण के लिए जो कच्चा माल है वो क्या है? चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम। तो जैसे भारी जो कच्चे माल हैं उनका उपयोग कर सीमेंट का निर्माण किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे ऑटोमोबाइल उद्योग के बारे में। ऑटोमोबाइल उद्योग, यह उद्योग ट्रकों, बसों, कारों, मोटरसाइकिलों, स्कूटरों और तिपहिया और बहुउपयोगी वाहनों के निर्माण से संबंधित है। जितने भी हमारे सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन हैं, गाड़ियां हैं, ट्रक हैं, उन सभी का निर्माण इससे संबंधित है। और यह उपयोग दिल्ली, गुजरात, यह जो इस तरह से इससे संबंधित उद्योग हैं वह दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, ठाणे, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु के आसपास स्थित होते हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। अब हम सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या आते हैं? यह एक ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टीवी और कंप्यूटर तक उत्पादकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादजनकता के लिए करता है। जो सूचना प्रौद्योगिकी है उसका एक बहुत ही विस्तृत व्यापक रूप से निर्माण होता है, चाहे वो टीवी, कंप्यूटर से लेकर अन्य चीज़ों तक का। जो छोटी से छोटी सामग्रियां हैं वह सभी उनका निर्माण या कच्चे माल के रूप में उसका निर्माण सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में आ जाता है। और इसमें हमें टेलीफोन्स एक्सचेंज, टेलीफोन्स, सेल्यूटर्स, टेलीकॉम्स, रेडियोज़ और कई अन्य उपकरण जो है स्थापित करने में मदद की है। इन सभी की हमें जो कच्चा माल जो तैयार हुआ है तो इससे हमने और उन्नत टेक्नोलॉजी, उन्नत तकनीक का विकास किया है, जिनका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और विमान रक्षा, मौसम विभाग आदि के अनुप्रयोग में काम आया है। और इसमें बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार जो है मिला है। यह उद्योग अपने जड़ती से बढ़कर बिजनेस और प्रोफेशंस आउटसोर्सिंग्स VPOs क्षेत्र के कारण एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक रहा है। अब जो इसका क्या है, एक तरह से जो बाहर निर्यात है अधिक होता है। जो इसका इस तरह के उद्योगों से संबंधित सामग्रियां हैं, इस तरह से इस उद्योग से संबंधित जो कच्चा माल है इनका बाहर जो निर्यात है वह अधिक है। तो इससे क्या है, हमारे पास अधिक विदेशी मुद्रा है वह जो है इकट्ठी करने का भी अवसर प्राप्त हुआ है इस उद्योग के माध्यम से। तो भारत सॉफ्टवेयर विमान में अग्रणी देशों में से एक है। अब जितने भी अग्रणी देश हैं, सबसे जाने माने देश हैं, उनमें भारत भी एक है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के निर्माण करने में। और हमारे पास 18 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क्स हैं और जो सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों को उच्च डेटा और संचार सुविधा प्रदान करते हैं। और औद्योगिकी प्रदूषण और इसके प्रकार। अब हमने पढ़ लिया उन्हीं उद्योगों के बारे में, सभी उद्योगों के खनिज आधारित उद्योगों के बारे में। अब जो खनिज आधारित उद्योग लगते हैं इनसे कुछ न कुछ जो है प्रदूषण भी होता है। तो किस किस तरह का प्रदूषण होता है और क्या क्या प्रदूषण होता है उसको हम जानेंगे। तो वायु प्रदूषण रासायनिक और कागज़ कारखानों, ईंट भट्टों और रिफाइनरियों और गलाने वाले संयंत्रों और प्रदूषण मानदंडों की अनदेखी करने वाले कारखानों में जीवाश्म ईंधन के जलने से हुआ धुआं निकलता है। और वायु जनित कण सामग्री में धूल और स्पंद धूल और धुएं जैसे ठोस और तरल दोनों तरह के कण होते हैं। अब जो अभी हमने पढ़ा, प्रगलन उद्योग, गलाने का उद्योग, ईंट उद्योग, भट्टा उद्योग जो भी है, कागज़ उद्योग, रासायनिक उद्योग, इन सभी को क्या है जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयले और अन्य ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो उससे क्या है, एक बहुत ही बृहद या बड़े पैमाने पर कार्बन की उत्पत्ति होती है, जो कि हमारे वायुमंडल में मिल जाती है और वायु को प्रदूषित करती है, वायु को जहरीली बनाती है और कार्बनिक बनाती है।
जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। तो जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। और जल प्रदूषण, अब इन इंडस्ट्रीज़ से किस तरह का जल प्रदूषण होता है उसको हम जानेंगे। जो प्रमुख जल प्रदूषक है रंग। अब जो जितने भी पेंट या रंग रोधक से संबंधित उद्योग हैं उनसे, अपमार्जक तैयार की डिटर्जेंट्स हैं और अन्य जो केमिकलाइज्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे, और अम्ल और लवण और शीशा और पारा जैसी भारी धातु और कीटनाशक उर्वरक और कार्बनिक और प्लास्टिक्स और रबड़ आदि के साथ सिंथेटिक्स और रसायन बिना और उपचार के जल निकायों में छोड़ दिए जाते हैं और इन जल निकायों को प्रदूषित करते हैं। और इनसे जो इन इंडस्ट्रीज़ में जो उपयोग किया जाने वाला जल है उसको तो प्राप्त किया जाता है नदियों से, और उसको बिना शुद्ध किए या बिना उसका निपटारा किए उसी नदियों में दोबारा उसी गंदे रूप में, उसी अपशिष्ट रूप में नदियों में बहा दिया जाता है, जिससे कि क्या है, जल प्रदूषण होता है और जल में भारी जो है इस तरह के भयानक जो है रासायनिक जो तत्व हैं वह मिल जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण, जो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत से ऐसे उद्योग हैं जो कि बहुत अधिक शोर उत्पन्न करते हैं, तो जिससे कि ध्वनि प्रदूषण होता है। तो उद्योगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जनरेटर्स हो गए, कंप्रेशर्स मशीनें हो गई, भट्टियाँ हो गई और करघे हो गए और निकास पंखे हो गए आदि बहुत अधिक शोर पैदा करते हैं, जो शोर रक्तचाप बढ़ा सकता है, जो लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो उससे बढ़ता है और इससे शारीरिक प्रभाव भी होता है, जो शरीर है उसको प्रभावित करता है, मानव को बीमारियां उत्पन्न करता है ध्वनि प्रदूषण। और जो भूमि प्रदूषण, और जो अब भूमि प्रदूषण किस तरह से होता है, तो भूमि और जल प्रदूषण का गहरा संबंध है। जो जल है वह अगर प्रदूषित होगा तो वह रिस कर ज़मीन में भूजल में जाएगा, शामिल हो जाएगा, तो जिससे कि भूजल है उसे भी प्रदूषित करेगा और भूमि में रिश्ता हुआ जो जाएगा तो भूमि को भी हमारे प्रदूषित करेगा। और जो भूमि में क्या कहते हैं उगाई जाने वाली फसलें हैं और उस जल से सिंचाई की जाने वाली जो फसलें हैं, तो उस फसलों में जो है वह अपशिष्टियाँ और शामिल हो जाती हैं, तो जिससे हम उस फसलों की उत्पादकता को जब ग्रहण करते हैं तो वही चीज़ हमारे शरीर में आ जाती है और हम जो बीमार पड़ने लगते हैं। तो भूमि और जल प्रदूषण का गहरा संबंध है और औद्योगिक अपशिष्ट, विशेषकर कांच और हानिकारक रसायन, औद्योगिक बाह्य श्राव और पैकिंग लवण और कूड़ा करकट और को मिट्टी में फेंकना, इन सबसे मिट्टी का प्रदूषण बढ़ता है। और ऊष्मीय प्रदूषण क्या है, जो परमाणु ऊर्जा है और परमाणु और हथियार उत्पादक सुविधाओं से निकलने वाले कचरे से कैंसर उत्पन्न होता है, जो जन्म दोष होते हैं। और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, अब हम सभी ने पढ़ लिया कि किस तरह का वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है और ऊष्मा प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो वायु प्रदूषण है इसको किस तरह से रोका जा सकता है या उसको कम करने की क्या है उपाय है हमारे पास। तो जो फैक्ट्रीज़ हैं और फिल्टर हैं और स्टैटिस्टिक्स और प्रिसिपिटेटर आदि के साथ जो है फैक्ट्रियों में धुएं के ढेर लगाकर हवा में मौजूद पार्टिकुलेंट्स मैटर्स को कम किया जा सकता है। यानी सीधा कहने का भाव यह है कि जो जहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई गई हैं इन उद्योगों से संबंधित, वहाँ पर जो वायु शोधक टावर्स हैं, जिन्हें वायु कंट्रोल टावर हैं, जो वायु पॉल्यूशन कंट्रोल जो टावर्स लगते हैं आजकल, उनको उन फैक्ट्रियों के आसपास लगाया जाना चाहिए, ताकि जो उन फैक्ट्रियों से निकलता हुआ धुआं है वह उन्हीं आसपास टावरों द्वारा सोख लिया जाए और उसको पर्यावरण में मिलने ना दिया जाए। और एरोसोल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उपकरणों का उपयोग उद्योगों में किया जा सकता है। जो एरोसोल उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, इस तरह के उपकरण हैं, उसको क्या कहते हैं, नई फैक्ट्रियों में लगाए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और प्रिसिपिटेटर्स और स्क्रबर्स और इंटीरियर्स
सेपरेटर्स। तो एक उस तरह की उपकरण है, आधुनिक उपकरण है जिनसे कि वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। कारखानों में कोयले की जगह तेल या गैस के इस्तेमाल से धुआं कम किया जा सकता है। अब जो कोयला है वह अधिक कार्बन उत्पन्न करता है, तो अगर हम तेल या गैसों और प्राकृतिक गैसों का उपयोग करके इंडस्ट्रीज़ को चलाएंगे तो उससे कहीं कम धुआं है या जो पोल्यूशन है निकलता है मुकाबले कोयले के। और कारखानों में कोयले की जगह वही है कि गैसों का उपयोग करना चाहिए। तो उद्योगों के कारण जो होने वाले जल प्रदूषण हैं को नियंत्रित किया जा सकता है। अब जो जल प्रदूषण है उसको किस तरह से हम नियंत्रित कर सकते हैं, जो पुनः उद्योग और पुनः चक्रण द्वारा प्रसंस्करण के लिए पानी के उपयोग को कम करना। अब जो पानी का उपयोग है, पुनः उपयोग है और पुनः प्रसंस्करण है, उसका जो पानी का उपयोग बढ़ता जा रहा है उसको पानी की उपलब्धता को हमें कम करना पड़ेगा और एक नई तकनीक को विकसित करना पड़ेगा। और उद्योगों और अन्य घरेलू उद्योगों की जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्षा जल का संचय करना होगा। अब ज़रूरी थोड़ी कि अगर हम उद्योगों में पानी का उपयोग बढ़ा है या कर रहे हैं तो हम नदियों से ही पानी प्राप्त करेंगे। अगर कोई इंडस्ट्री लगी है तो इंडस्ट्री इस बात की भी व्यवस्था करे कि जो जल है, वर्षा जल है, उसको वह इकट्ठा करे और उस वर्षा जल को वह उपयोग में लाए। और गर्म पानी और बहिर्शराब को नदियों और तालाबों में छोड़ने से पहले उनको उपचार यानी उनको ठंडा करना चाहिए। जो गर्म पानी को गर्म हो जाता है फैक्ट्रियों में, उस पानी को हम ठंडा करके तभी नदियों में मिलाएं। नहीं तो जो गर्म पानी के संपर्क में आने वाली जो मछलियां हैं, वनस्पति है, जल वनस्पति है, वह नष्ट होने लगती है, तो उसका उपचार करना ज़रूरी है। और यांत्रिक तरीक़ों जैसे कि स्क्रीनिंग्स और पीस फ्लो क्लूरेसेंस और अवसादन द्वारा प्राथमिक उपचार किए जाने चाहिए। उसको मतलब जल को साफ़ करके फिर हम मिलाएं, नदियों में बहाएं। जैविक प्रक्रिया द्वारा माध्यमिक उपचार और जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक उपचार, यानी कि जो उस पानी में अपशिष्टियाँ आ जाती हैं, उसमें केमिकल्स शामिल हो जाते हैं, उस केमिकल्स को हम अलग कर या उसको निष्क्रिय कर उसको हम नदियों में मिलाएं। और जैविक, रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीयक उपचार इसमें क्या यही किया जा सकता है। और इसमें अपशिष्ट जल का पुनः चक्रण शामिल है। अब जो गंदा पानी है उसको ज़रूरी है कि गंदा हो गया तो नदियों में बहा दो, उसको दोबारा उपयोग करो, उसको दोबारा उपयोग के लायक बनाया जाए, जिससे कि कम से कम पानी का उपयोग होगा और कम से कम पानी गंदा होगा। प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधनों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो है NTPC द्वारा अपनाया गया क्या है सक्रिय दृष्टिकोण क्या है, जो एक संगठन है जो प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित और संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। उसका क्या है सुझाव है इस सभी को लेकर, जो नवीनतम तकनीकों को अपनाकर उपकरणों का इष्टतम उपयोग और उन्नत जो हम इसका ये रिकमेंडेशंस हैं इस एजेंसी की, तो क्या है कि जो हम नवीनतम जो नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका उपयोग हम करें, जिससे कि जो प्रोडक्शंस है जो हमारा उत्पादन है वह उच्च स्तर का होगा और अच्छा होगा। राख के उपयोग को अधिकतम करके अपशिष्ट उत्पादन को कम करना। अब जो अपशिष्ट है उसको हम कम से कम किस तरह से करें, यानी हम जो कुछ निर्माण कर रहे हैं तो कुछ हमारे पास कूड़ा भी निकलता है, उससे संबंधित कुछ अपशिष्ट भी निकलता है, तो उस अपशिष्ट को हम कितना कम कर सकें तो उसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया गया है। पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हरित पट्टी प्रदान करना। हरित पट्टी यानी कि एक पूरी हरियाली हो ऐसा क्षेत्र निर्माण करना ताकि जो पारिस्थितिक संतुलन है उसको बनाया रखा जा सके। तालाब प्रबंधन, राख जल और पुनः चक्रण प्रणाली और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। जो राख, तालाब और प्रबंधन है, इन सभी का जो है एक अच्छा प्रबंधन और अच्छा मैनेजमेंट किया जाना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण को कम किया जा सके।
और पांचवी रिकमेंडेशंस हैं क्या कि इसके सभी पावर स्टेशनों के लिए पारिस्थितिक निगरानी और समीक्षा और ऑनलाइन डेटाबेस प्रबंधन होना चाहिए। यानी कि जो बेहतर टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट की टेक्नोलॉजी है, उसको हम डेटाबेस करना चाहिए और एक नए तरीके से निगरानी की प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। अब औद्योगिक विकास के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण को कैसे कर सकते हैं। अब जो हम जानते हैं कि उद्योगों का विकास होता है तो देश का विकास होता है। अगर लेकिन उद्योगों का जितना विकास होता है, जितने उद्योग बढ़ते हैं, उतना ही पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ता है। तो उस पर्यावरण को प्रदूषित होने से किस तरह से बचाया जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है, उसके क्या उपाय हैं। तो 2 या अधिक क्रमिक चरणों में पुनः उपयोग और पुनः चक्रण द्वारा प्रसंस्करण के लिए जो पानी के उपयोग को कम करना। अब जो पानी का उपयोग है उसको हम 2 से 3 बार उपयोग करें उसका, तो पुनः चक्रण करें उसका, तो उससे क्या है जो जल प्रदूषण है उसको कम किया जा सकता है। और औद्योगिक जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्षा जल को इकट्ठा करना चाहिए, है ना। और नदियों और तालाबों में छोड़ने से पहले गर्म पानी और अपशिष्ट का उपचार करना चाहिए। अब जो पानी को ऐसे ही गर्म नदियों में छोड़ दिया जाता है और केमिकल्स से भरे पानी को ऐसी नदियों में छोड़ दिया जाता है, तो उससे पहले उसका ठंडा किया जाना चाहिए, उस केमिकल्स को निष्क्रिय करना चाहिए, तब जाके हमें नदियों में उसको मिलाना चाहिए। और हवा में मौजूद पार्टिकल्स जो है पार्टिकल मैटर्स हैं और इलेक्ट्रोस्टैट्स हैं, तो इसको क्या है प्रिसिपिटेट्स डक्ट्स और फैब्रिक और फिल्टर्स और स्क्रबर्स और इंटीरियर्स पेपर स्टक्स वाली फैक्ट्रियों में धुआं लगाकर क्या है कम किया जा सकता है। जो अलग अलग जो टावर्स हैं पर्यावरण क्या है वायु प्रदूषण जो है रोधक जो टावर्स हैं, इस तरह के टावर्स लगाए जाने चाहिए, फिल्टर्स लगाए जाने, एयर फिल्टर्स लगाए जाने चाहिए, है ना। और कारखानों में कोयले की जगह तेल या गैस के इस्तेमाल से धुआं कम किया जा सकता है। तो वही चीज़ हमने पढ़ी कि वायु प्रदूषण को किस तरह कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर है कि जो उद्योगों से संबंधित पर्यावरण को क्षति है किस तरह से कम किया जा सकता है। तो वही बातें यहाँ पर भी हमें शामिल करनी हैं। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए मशीनों और उपकरणों में साइलेंसर्स लगाए जाने चाहिए। जनरेटर की जगह क्या है बड़े साइलेंसर जो है उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण है उसको कम किया जा सकता है। अब हम इस विषय को और पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में।